अरे वाह भाई, ये तो कमाल ही हो गया। शायान ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो जगह जगह ताज़ा गुलाब के गुलदस्ते देखकर उसकी तबीयत हशाश बशाश हो गई, जबकि दुआ उसके पीछे छोटे छोटे कदम उठाती कमरे में दाखिल हुई। ये तो अंकल ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सॉरी यार, मैं तुम्हारे लिए अपना कमरा नहीं सजा सका, मगर तुमने अपना कमरा मेरे लिए सजा कर मेरा दिल जीत लिया है। देखो ये सब आंखों को कितना अच्छा लग रहा है। बाहर का माहौल अच्छा हो तो बंदे के दिल का मौसम भी कितना खुशगवार हो जाता है। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? शायान ने पलटते हुए दुआ से पूछा, जो उदास सी उसके पीछे खड़ी थी। मेरे ख्याल से बाहर के मौसम की निस्बत अंदर के मौसम को ज़्यादा अहमियत हासिल है। अंदर का मौसम अच्छा हो तो बाहर का मौसम खुद ब खुद अच्छा लगने लगता है, वरना नहीं। दुआ ने अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस करते हुए जवाब दिया। ये तुम्हें क्या हुआ है? क्या अंकल से डांट पड़ी है या उनकी तबीयत की वजह से परेशान हो रही हो? शायान ने फिक्रमंदी से पूछा तो उसकी फिक्र पर दुआ को मजीद नदामत हुई। वैसे तुमने अंकल को कोई फजूल बात तो नहीं कही ना? शायान को अचानक फारूक साहब की तबीयत का ख्याल आया तो उसने अपने दिल में पनपने वाले खदशे को दूर करने के लिए दुआ से पूछा। हाँ, वो मैंने ही बाबा से कहा था कि। दुआ ने नजरें चुराई। क्या कहा था? शायान के कान दुआ के इस अंदाज पर खड़े हो गए और उनमें खतरे की घंटियां बजने लगी। इसमें सारी गलती आपकी थी। मुझे पहले बता देते कि सरमत भाई का रिश्ता लेने जाना है तो कोई गड़बड़ ही ना होती। दुआ ने पहले कदरे नरमी और आखिर में जारहाना अंदाज में शायान की तरफ देखा। एक मिनट, ये तुम मुझे ये तुमने मुझे आप कहा? शायान ने लफ्ज आप पर चौंकते हुए और जोर देकर दुआ से पूछा तो वह शर्मिंदगी से अपनी पोनी दुरुस्त करने लगी। बाबा ने कहा है कि आप कहा करूं। दुआ ने इधर उधर देखते हुए अपना जुमला मुकम्मल किया। अच्छा, मैं समझा तुम्हें अक्ल आ गई है। खैर छोड़ो और ये बताओ कि क्या कहा था तुमने अंकल को मेरे बारे में? शायान की खुशी खराब हुई थी। यही कि आप मुझे हमेशा के लिए छोड़ने आए हैं यहाँ, आपको मेरी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं, वगैरह वगैरह। दुआ ने बात मुख्तसर की, जबकि शायान का मुंह उसके जवाब पर हैरत के मारे पूरा का पूरा खुल गया। बेवकूफ़, ये अंकल को तुमने क्या कह दिया? वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं कैसा इंसान हूँ? शायान ने दबा दबा सा एहतजाज किया। आपके बारे में क्या सोचते हैं उन्होंने मुझे नहीं बताया, मगर मेरी क्लास ठीक ठाक ले ली है। दुआ के लहजे में शायान के लिए हसद बोल रहा था। तुमने काम ही ऐसा किया था कि तुम्हारी क्लास नहीं बल्कि सज़ा बनती थी। मेरे हिसाब से तो अंकल को चाहिए था कि तुम्हें दो थप्पड़ भी लगाते। यानी कि हद है, खुद से हर चीज़ फ़र्ज़ कर ली और जो फ़र्ज़ है उसके बारे में तुम्हें कोई होश ही नहीं है। शायान ने आखिरी जुमला जुमाइनी अंदाज में अदा किया और बेड पर बैठकर अपने जूते उतारने लगा। मुझे तुम्हारी सारी बातें और इनके मतलब समझ आते हैं, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। दुआ ने शायान के सामने खड़े होते हुए कहा, जिस पर शायान ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उसे देखा। सचमुच? फिर तो मुझे मुबारक दो। मैं अब तक अपनी बेगम को बेवकूफ़ समझता आया हूँ। अच्छा, ज़रा बताओ कि इस वक्त इतने खूबसूरत कमरे में अपनी बेगम से किस चीज़ की इजाज़त चाह रहा हूँ? शायान संजीदगी से दुआ के बराबर खड़ा हुआ। मैं जानती हूँ आपको किस चीज़ की इजाज़त चाहिए। सिगरेट पीना होगा और क्या। दुआ मुंह बनाती बिस्तर पर बैठ गई, जबकि उसके जवाब पर शायान खासा बदमज़ा हुआ। तुम इम्तहान में फ़ेल हो गई हो, क्योंकि मुझे इजाज़त तो चाहिए मगर सिगरेट पीने की नहीं। अभी तुम्हें मज़ीद वक्त लगेगा समझदार होने में। शायान कहता हुआ बिस्तर पर नीम दराज हुआ। पी लें सिगरेट, वरना इसी किस्म की गुफ्तगू सोते में भी करते रहेंगे। दुआ कहती हुई लेटने लगी, मगर फिर कुछ ख्याल आने पर उठ बैठी। सिगरेट वॉशरूम में जाकर पीना है। आते वक्त अच्छी तरह ब्रश करके आइएगा और वॉशरूम में स्प्रे करना मत भूलिएगा। दुआ कहते हुए दोबारा लेट गई। मुझे नहीं पीना ऐसा सिगरेट जिसमें इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो। बराए मेहरबानी लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है। और अगर तुम्हें तकलीफ़ ना हो तो एक कप चाय बना दो, मेरे सर में दर्द है। शायान अपनी आंखों पर बाजू रखते हुए बोला, सॉरी, मुझे शदीद तकलीफ़ है, लिहाजा मैं आपको चाय बना कर नहीं दे सकती। आपकी वजह से बाबा ने मेरी इतनी क्लास ली है, बना कर देती हूँ चाय तुम्हें। दुआ ने दिल में सोचा, हाँ अलबत्ता लाइट बंद कर देती हूँ। दुआ के जवाब पर शायान ने अपना तकिया सर के नीचे से निकाल कर मुंह पर रखा और सोने की कोशिश करने लगा। मैं तुम्हारे अब्बा से बात कर चुका हूँ। मैंने तुम्हारे अब्बा से बात कर ली है, वो इस रिश्ते से मुतमईन है। रुखसाना बेगम ने अनाया की तरफ देखते उसे बताया। आप मुतमईन हैं तो अब्बा की क्या मजाल जो गैर मुतमईन हो जाए। अनाया के जवाब पर रुखसाना बेगम का मूड सख्त खराब हुआ। तुम जैसी लड़कियां ही माँ बाप की नाक कटवाती हैं। दुआ को देखो, भाई साहब ने उसकी जहाँ भी शादी की वो राजी खुशी हाँ कर देती थी। रुखसाना बेगम की बात पर अनाया हंसी।
वाह भाई वाह, आज तो आप दुआ की तारीफें कर रही हैं। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कल तक तो आपको मनहूस और पता नहीं क्या क्या लगती थी, मगर आज वो आपकी पसंदीदा हो गई। आज दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में ज़रूर कुछ गैर मामूली हुआ होगा। अनाया का जवाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है, आ जाओ। रुखसाना बेगम ने अनाया की तरफ देखते हुए कदरे गुस्से से कहा। होना किसने है, फुफ्फो होंगी। उन्हें भी तो कोई काम नहीं सिवाय आपके साथ बैठकर दूसरों की गीबत करने के। मगर अनाया का अंदाज़ा उस वक्त गलत साबित हुआ जब दरवाज़ा खुलते ही अजरा बेगम की जगह दुआ अंदर दाखिल हुई। आओ दुआ, अंदर आओ, रुखसाना बेगम ने फौरन लहजे में शहद समोते हुए कहा। वैसे दुआ, तुम अभी तक बेहोश नहीं हुई? मैं इस बात पर बहुत हैरान हूँ। तुम भी हौसले वाली लड़की हो। अनाया ने दुआ की तरफ देखते हुए संजीदगी से पूछा तो दुआ के साथ साथ रुखसाना बेगम ने भी उसे ताज्जुब से देखा। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ कि मैं बेहोश हो जाऊं? दुआ ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो रुखसाना बेगम के रवैये से बहुत खुश थी। आज जिंदगी में पहली बार उसे रुखसाना बेगम ने यूं खुशामदीद बोला था। माँ का रवैया तुम्हें समझ आ रहा है? कम से कम मुझे तो हजम नहीं हो रहा। अनाया का जवाब रुखसाना बेगम को गुस्सा दिला गया, जबकि दुआ कुछ शर्मिंदा सी हुई। देखा तुमने, ये कितनी बदतमीजी कर रही है, वो भी अपनी माँ के साथ। दुआ, तुम इसे समझाओ, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अपना झूठा खिलाओ इसे, ताकि ये भी तुम्हारी तरह फर्माबरदार हो जाए। तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने को लाती हूँ। रुखसाना बेगम दुआ के सामने इनाया से मजीद बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए बहाना बनाकर कमरे से बाहर चली गई। बुरी बात, माँ से ऐसे बात नहीं करते। दुआ ने कुछ देर बाद इनाया से कहा, जबकि उसका अपना दिल भी रुखसाना बेगम के रवैये पर अजीब सा धड़क रहा था। दुआ, तुमने देखा इन सब का रवैया? तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ उस हीरे की अंगूठी और सोने के सेट का नतीजा है, वरना ये दोनों अब भी तुमसे उतना ही बुग़्ज़ रखती हैं जितना कल रखती थी। सच पूछो तो मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने इन्हें इतना लालची नहीं समझा था। अनाया ने दुआ के हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। अनाया, मगर मुझे कोई दुख नहीं। अगर इन चीज़ों के बदले मुझे खून के रिश्तों से मोहब्बत मिल रही है तो और क्या चाहिए मुझे। अगर मुझे इल्म होता कि ये चीज़ें मुझे फूफो और ताई की मोहब्बत दिला सकती हैं तो मैं बहुत पहले बाबा से कहकर ये चीज़ें खरीद लेती। दुआ के जवाब पर अनाया ने सर नफ़ी में हिलाया। तुम सदा की बेवकूफ़ हो, तुम ठीक नहीं हो सकती, अनाया कहती हुई आलती पालती मारकर बेड पर बैठ गई। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुमने इस रिश्ते से मना क्यों किया? दुआ ने फौरन ही उसके इनकार की वजह पूछी। दुआ, कम अज कम मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी वजह पूछोगी। अनाया को अफसोस हुआ था। ये क्या बात हुई? दुआ ने हैरानगी से पूछा। यही तो बात है, बाकियों को छोड़ो, मगर तुम तो मेरी बचपन की साथी हो, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, इसलिए तुम्हारे मुंह से वजह का लफ्ज़ भी मुझे बुरा लगा। अनाया ने गोद में कुशन रखते हुए कहा। यार, बात साफ करो, तुम्हें पता है मेरी समझदारी थोड़ी बहुत कमज़ोर है। दुआ ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। देखो, मुझे लालची लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इन लोगों का यूं कीमती चीज़ें भेजकर रिश्ता मांगना मुझे बहुत ही बुरा लगा है। इससे तो साफ जाहिर है कि लड़के में कोई कमी है जो वो अपनी दौलत से पूरी करना चाह रहे हैं। तुम्हारे साथ होने वाले तजर्बात के नतीजे में मुझे ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा। याद करो, शाहिद के घर वालों ने भी कितना अच्छा सामान दिया था। अनाया के याद दिलाने पर दुआ के जख्म फिर से हरे हुए। तुम्हारी बात ठीक है, मगर दुआ ने बोलना चाहा, मगर कुछ नहीं। तुम इन लोगों की हिमायत हरगिज नहीं करोगी, हालांकि मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे शोहर का बेहतरीन दोस्त है। अनाया ने टोका तो दुआ लाजवाब हो गई। अनाया, मेरा यकीन करो, सरमत भाई बहुत अच्छे हैं। दुआ बस इतना ही कह सकी। क्या शायान जैसे हैं? अनाया के मुंह से बेसाख्ता फिसला, जबकि दुआ ने उसे हैरत से देखा। मेरा मतलब वैसे ही सुलझे हुए, संजीदा, जिम्मेदार। अनाया ने बात का रुख मोड़ा। यार, वो अब इतना भी अच्छा और संजीदा नहीं जितना तुम सब लोगों को नजर आता है। मुझे तो एक मस्खरा लगता है। दुआ ने आधा जुमला दिल में अदा किया। खैर, जो भी है, मुझे इस रिश्ते में लालच नजर आ रही है। लड़के के साथ कोई ना कोई मसला जरूर होगा, वरना उन्हें इतनी दूर शादी करने की क्या जरूरत थी? क्या मुल्तान में लड़कियां कम हो गई थी? अनाया ने तस्दीक चाही। नहीं ना। अनाया ने तस्दीक चाही, जिस पर दुआ ने सर हिलाया। देखो दुआ, अच्छे लड़के तो खानदान वाले ही नहीं छोड़ते, कुजा इतनी दूर शादी करना। अनाया के दलाइल ने भी दुआ को परेशान कर दिया। अच्छा, मैं शायान से बात करूंगी, दुआ ने तसल्ली दी। वो कहाँ सच बताएंगे, आखिर दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। वैसे भी अगर उन्होंने सच बताना होता तो यूं उसका रिश्ता ना लेकर आते।
मुझे तो साफ गड़बड़ नजर आ रही है। अनाया की बातों पर दुआ का सर घूमने लगा। अनाया, तुमने तो अपने साथ साथ मुझे भी परेशान कर दिया है, दुआ ने खोए लहजे में कहा। तभी रुखसाना बेगम खाने की ट्रे हाथ में लिए अंदर दाखिल हुई। शायान, मुझे तुझ पर आज जिंदगी में पहली बार शदीद गुस्सा आ रहा है। देखा जल्दबाजी का अंजाम, उसने ना कर दी है। सरमद ने दुख और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ शायान को मुखातिब किया, जो मज़े से कुर्सी पर झूल रहा था। तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हमने रिश्ता मांगा, ये हमारा हक था। उन्होंने इनकार कर दिया, ये उनका हक। बात खत्म। शायान ने सरमद के गुस्से को एंजॉय करते हुए जवाब दिया। बात खत्म नहीं, बात तो अब शुरू हुई है। उन्होंने सरमद का रिश्ता ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। सरमद ने कमरे में चक्कर लगाते हुए कहा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपके कभी ना कभी होने वाले ससुराल के सब लोग इंतहाई लालची हैं, लिहाजा मेरे पैकेज पर उन्होंने इनकार नहीं किया, बल्कि आपकी वो जो है ना, ये कारनामा उनका है। शायान के जवाब पर सरमद ने कुशन उठाकर उसे मारा, जिसे शायान ने आसानी से कैच कर लिया। ताने देने की जरूरत नहीं है, सरमद ने घूरते हुए जवाब दिया और खुद भी कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठ गया। बस गुस्सा खत्म। मैं तो समझा था कि कम से कम रात 12 बजे तक तेरी ये मॉर्निंग वॉक जारी रहेगी। शायान ने मज़े लेते हुए कहा, ठीक है, तेरा मजाक करना बनता है। तू ऐसा कर, यहाँ बैठकर मुझे जुगते मार और मैं तुझे छोड़कर वापस मुल्तान जा रहा हूँ। सरमद ने गुस्से से कहता हुआ कुर्सी से उठने की कोशिश। तुझ पर फूंका है दोस्ती का तलिस्म, तू मुझे छोड़कर जहाँ भी जाएगा जूते ही खाएगा। शायान के जवाब पर सरमद ने पहली बार उसे मारने के लिए इधर उधर कोई चीज तलाश की, जिसमें वो नाकाम रहा। आज तेरा कत्ल मेरे हाथ से ही हो जाएगा। मेरा तो दिमाग वैसे ही खराब है, अब जो कसर रह गई थी ना, वो तूने पूरी कर दी। सरमद ने अपने बालों में हाथ फेरा। अच्छा यार, सॉरी, ज्यादा जज्बाती ना हो, इस मसले का भी कोई ना कोई हल निकालते हैं। शायान ने उठकर सरमद के कंधे पर हाथ रखा। तेरी मेहरबानी, तो अब मजीद हल ना निकालना, मैं खुद ही देख लूंगा कि क्या करना है। सरमद ने शायान के आगे हाथ जोड़े, जिस पर शायान कंधे उचका गया। चल, तेरी मर्जी है, मुझे क्या, तुझे जो सही लगता है तू वो कर। शायान कहता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। काफ़ी देर तक शायान मोबाइल इस्तेमाल करता रहा। ये महसूस हो रहा था कि दुआ उससे कुछ कहना या पूछना चाहती है, मगर वो कह नहीं पा रही थी। जब दोनों के दरमियान खामोशी तवील हुई और घड़ी की टिक टिक वाजे सुनाई देने लगी, तो शायान ने अपना मोबाइल बंद करके दुआ की तरफ करवट ली। पहली रात की हौसला अफजाई के बाद मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आपने अगर कुछ पूछना है या कहना है तो आप कह सकती हैं, इसलिए आप बता दें जो इतनी देर से बताना चाह रही हैं। शायान के इस कदर गहरे तंज पर दुआ को गुस्सा तो बहुत आया, मगर अनाया का सवाल था, इसलिए चुप कर गई। वो दरअसल मैं एक बात पूछना चाह रही थी, मगर शर्त यह है कि आप सच सच जवाब देंगे। दुआ ने बात शुरू करने से पहले ही तमहीद बांधी। पहली बात यह कि आपको कामिल यकीन है कि आपने कुछ पूछना है, और वो भी मुझसे, बताना नहीं। दूसरा, मैंने अब तक आपसे कोई झूठ बोला है तो वो बता दें पहले। शायान की दोनों ही बातें दुआ को खामोश करा गईं। जब कुछ देर तक दुआ कुछ ना बोली और अपनी उंगलियों से खेलती रही, तो शायान ने दुआ का हाथ मोहब्बत से अपने हाथों में लिया। दुआ, क्या हम आपस में बगैर शर्त और तमहीद के नहीं रह सकते, जैसे आम मियाँ बीवी रहते हैं? मेरा भी दिल करता है कि तुम मुझसे आम सी देसी बीवियों वाला सलूक करो। शायान की फरमाइश पर दुआ ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा, जहां शरारत चमक रही थी। मतलब जनाब का इस वक्त गालियां खाने को दिल कर रहा है। दुआ दिल की बात बावाज़े बुलंद नहीं कर सकती थी। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी, दुआ ने नरमी से जवाब दिया, तो शायान को उसका इस तरह कहना बहुत अच्छा लगा। चलो अब बताओ क्या बात है? शायान ने हाथ छोड़ते हुए आराम से पूछा। वो सरमद भाई, वो मर्द ही है ना, मेरा मतलब कोई नामर्द वाला चक्कर तो नहीं? दुआ की बात पर शायान के 14 तबक रोशन हुए। इस बात की उम्मीद उसे दुआ से हरगिज न थी। पहले तो शायान के चेहरे पर हैरत, फिर गुस्से के आसार उभरे, मगर आखिर में वो हंसने लगा और हंसता ही चला गया। दुआ, क्या चीज़ हो तुम? हंसते हंसते शायान की आंखों में पानी तैरने लगा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? वो तो अनाया ने पूछा था, इसलिए। दुआ रूहान सी हुई। और ये नादिर ख्याल उसके दिल में कैसे आया? शायान ने अपनी हंसी को ब्रेक लगाई। इतने सारे कीमती सामान को देखकर वो कहती है कि जब किसी लड़के में कोई कमी होती है तभी लोग दौलत की नुमाइश करते हैं। दुआ ने मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए जूं की तूं सारी बात शायान को बता दी। खैर, लड़के में तो कमी है, कहती तो वो ठीक खैर लड़के में कमी तो है, कहती तो वो ठीक है। शायान ने संजीदगी इख्तियार की, जिस पर दुआ का रंग फक हुआ था।
क्या कमी है सरमत भाई में? दुआ ने फौरन पूछा। वही जिसकी तुम में है, यानी अकल। उसमें भी अकल नाम की कोई चीज़ नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। शायान के जवाब पर दुआ नाराज़ होती हुई पीछे हुई, जबकि शायान ने सरमत का नंबर मिलाते हुए स्पीकर ऑन किया। इसे कहते हैं बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। कल तक आप जनाब जिस बात पर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब आप खुद उसकी लपेट में आ रहे हैं। शायान ने कॉलर टेंड होते ही चहक कर कहा, जिस पर सरमत हैरान हुआ। क्या मतलब है तेरी इस बकवास का? सरमत के सवाल पर शायान ने दुआ की तरफ मुस्कुरा कर देखा। मतलब ये है कि आप जनाब के ससुराल वालों को आपका मेडिकल चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरा चाहिए था। अगर आप ये रिश्ता करना चाहते हैं तो सीधा अस्पताल जाएं, मेडिकल सर्टिफिकेट लाकर अपनी सास की खिदमत में हाजिर करें कि आप बाप बनने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। शायान की बात पर दुआ का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया। तेरा ससुराल सारे का सारा फारिग है और जहनी तौर पर पागल भी। कहाँ ऐसा होता है कि शादी से पहले लड़के का मेडिकल सर्टिफिकेट देखकर रिश्ता दिया जाता है? सरमत को शदीद गुस्सा आ रहा था। यार वैसे बात तो ठीक है, अगले अपनी बेटी देते हैं तो इतना तो उनका हक बनता ही है। शायान ने सरमत को चिढ़ाया। मैं बाज आया ऐसी शादी से, सरमत ने नाराजगी से जवाब दिया। अभी कल तक तो तू उस लड़की के लिए मजनू बना फिर रहा था, और मेरे ख्याल से अगर ये रिश्ता ना हुआ तो आप बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे और हमें आपको दरगाह के दफ्तर की बजाय दरगाह के दरवाजे पर बिठाना पड़ेगा। शायान के जवाब पर दुआ ने हैरत से शायान की तरफ देखा। मतलब सरमत भाई अनाया को पसंद करते हैं और ये उनकी मर्जी से शादी हो रही है? दुआ के तासुरात देखकर शायान को सुकून मिला, क्योंकि उसने ये बात इसी मकसद के तहत ही बोली थी कि दुआ के खदशे खत्म हो जाएं। तेरे ख्याल से मैं अपने आप को बर्बाद कर लूं, यानी मैं तेरे हिज्र में बीनाई गंवा लूं, यानी मैं बनूं सानिए याकूब। बहुत खूब। सरमद ने जॉन एलिया का शेर पढ़ा तो शायान ने हंसते हुए कॉल काट दी। क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि ये हरकत तुमने किस खुशी में की? सरमद के गुस्से पर पहले तो अनाया बहुत हैरान हुई, मगर फिर मुस्कुराने लगी। मेरे ख्याल से आप मुझ पर गुस्सा करने का हक नहीं रखते, इसलिए आराम से बात करें वरना मैं कॉल काट दूंगी। अनाया के इस कदर पुरसकून धमकी आमेज अंदाज पर सरमद अश अश कर उठा। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, बस पूछ रहा हूँ, जो कि मेरा हक भी है। सरमद अब भी गुस्से में ही था, मगर उसे अपने लहजे की शिद्दत का अंदाजा नहीं था। अगर आपने अपना लहजा तब्दील ना किया तो मैं सचमुच कॉल काट दूंगी। अनाया के अंदाज पर सरमद ने कान से मोबाइल हटा कर देखा। ये किस तरह बात कर रही है? ये इसका क्या अंदाजे गुफ्तगू है? ऐसा तो ना था इसका अंदाजे गुफ्तगू। देखो मुझे इनकार की वजह जाननी है और बस। सरमद ने गहरा सांस खारिज करते हुए अब की बार नरमी से पूछा। अब ठीक है, यूं बात करें ना। वो दरअसल मुझे आपके रिश्ते भेजने का तरीका पसंद नहीं आया। अनाया की दलील पर सरमद फिर से गुस्से में आया। अनाया बीबी, जैसे रियाजी का सवाल जिस मर्जी तरीके से हल करो, अगर जवाब दुरुस्त हो तो उस्ताद उसे काटता नहीं, बिल्कुल वैसे ही रिश्ता जिस मर्जी तरीके से भेजा जाए, अगर बंदा ठीक हो तो इनकार नहीं कर सकते। सरमद के जवाब पर अनाया ने सर नफ़ी में हिलाया। जी नहीं, ये लॉजिक मुझे मंजूर नहीं। ना माँ बाप ना बहन भाई, ये क्या कि दोस्त के हाथ शोदे लोगों की तरह कीमती तोहफे भिजवा कर पूछ लिया। इस किस्म के लोग रिश्ता लेने के लिए पहले ही सारा जोर लगा देते हैं और बाद में वलीमे पर आलू वाले चावल की देग भी नहीं दे सकते। बहुत माजरत, मगर पहले अपने वालदैन लेकर आएँ, फिर मैं जवाब दूंगी। और हाँ, मेरी मामा के इकरार को बिल्कुल भी सीरियस ना लें। उन्हें तो कोई मेरे निकाह वाले दिन अगर आपसे ज़्यादा कीमती अशिया देकर रिश्ता मांगेगा ना, तो वो ये निकाह कैंसिल कर देंगी। उम्मीद है कि बात समझ शरीफ में आ ही गई होगी। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी पर इनाया ने सरमद को मुखातिब किया। वाह कमाल ही हो गया, शोदे आलू वाले चावल, यानी बेइज्जती ही बेइज्जती, वो भी दिन दिहाड़े मुंह पर। सरमद साकित खड़ा इनाया के अल्फाज तोल रहा था। मुझे लगता है कि इतनी कीमती चीजें देखकर तुम्हारा दिमाग घूम गया है, उसमें सोचने समझने की अब सलाहियत नहीं रही, वरना तुम ऐसी बातें ना करती। सरमद ने तंज किया। सरमद साहब, सही वक्त पर दिमाग का घूमना भी एक नेमत है। अनाया ने भी तरकी बतरकी जवाब दिया। ठीक है, मैं अपने वालिदैन को ले आता हूँ, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि फिर इनकार नहीं होगा? सरमद ने बात बदलते हुए पूछा। इनकार तो कभी भी किसी ने नहीं किया है। दूसरा, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे वालिदैन मुझे पसंद कर लेंगे? अनाया ने सवाल बराए सवाल पूछा तो कुछ देर के लिए सरमद खामोश हो गया। वाकई अगर उसके वालिदैन ने अनाया को नापसंद कर दिया तो वो क्या करेगा फिर? इस बारे में तो अभी तक उसने सोचा ही नहीं था। बोलें भी, जवाब दें। क्या अब आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अब की बार अनाया के लहजे में तंज था।
देखो अनाया, इस तरह आपस में लड़ने झगड़ने या एक दूसरे को ताने देने से क्या फ़ायदा होगा। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो इनकार कर दो, यूं मुझे जलील ना करो। सरमद ने अब की बार थके से अंदाज में पूछा तो अनाया मुस्कुरा दी मगर जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद तुम भी मुझे पसंद करती हो, इसलिए सरमद अब नरमी से गुफ्तगू कर रहा था। और ये आपको क्यों लगा? अनाया के सवाल पर सरमद फीका सा मुस्कुराया। जिस तरह औरत के अंदर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम लगा रखा है ना, कि जब कोई उसे बुरी या अच्छी नज़र से देखता है तो उसे पता चल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जब कोई लड़की अपनायत से अपने मसले किसी से बयान करती है तो उसे भी पता चल जाता है कि वो उसके लिए ख़ास है। तुम जिस तरह वक्त बे वक्त मुझे फ़ोन करके अपने मसाइल के बारे में बताती थी, मेरे डांटने पर खामोश हो जाती थी, मेरे माजरत करने पर खिल उठती थी, तो मुझे ये गलत फहमी होने लगी कि तुम मुझे पसंद करती हो। मगर सरमद ने अपनी बात के आखिर में हसरत से आसमान की तरफ देखा। खैर, अब इतना मायूस होने वाली बात भी नहीं है। आप अपने वालिदैन को लेकर आएँ। और अनाया ने जानबूझकर ज़ूम-इन अंदाज में और अदा किया। और सरमद ने दोहराया, और आलू वाले चावलों की जगह कुछ और सोचें। अनाया ने शरारत से कहते हुए कॉल बंद कर दी तो सरमद की बंद किस्मत खुल गई। बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, वो भी अकेले अकेले। लगता है कि हाई कमान ने अपने ऑर्डर्स वापस ले लिए हैं। शायान ने सरमद को अकेले मुस्कुराता देखा तो उसे छेड़ा। मैंने अक्सर देखा है कि लोग शादी के बाद काफ़ी संभल जाते हैं, मगर तेरे केस में ऐसी कोई उम्मीद नहीं। हालांकि शादी से पहले तो तूने हर वक्त बारूद चबाया होता था, और शादी के बाद अब खामखा तेरे दांत निकल रहे होते हैं, जैसे तुझे किसी हलकान कुत्ते ने काट लिया हो। सरमद अब अपनी फॉर्म में वापस आ चुका था। हाय मेरे दोस्त, मुझे अफसोस होता है, बल्कि शदीद दुख लगता है जब मैं तेरी ये हालत देखता हूँ तो। कभी तेरी हालत सदके खैरात लेने वाली होती है तो कभी शादी में नाचने वाले खुसरों जैसी। अल्लाह तेरे हाल पर रहम करे। शायान ने मसनूई दुख का इजहार किया। यार, तू बहुत बदल गया है। पहले तो ऐसी बातें नहीं करता था, अब हर वक्त तंज करता रहता है। सरमद सचमुच में नाराज़ हुआ। अच्छा सॉरी, अब मैं हर वक्त मजाक नहीं करूँगा, बस सुबह और शाम को। संजीदगी से बात करते करते आखिर में शायान मुस्कुरा दिया। रात रह गई है, उसे भी शामिल कर ले। सरमद ने अफसोस से सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, रात मैं तेरे साथ बर्बाद करना पसंद नहीं करता। शायान ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए जवाब दिया। हाँ, वो तो तेरी पहले से ही बर्बाद शुदा है। सरमद के जवाब पर शायान ने उसे ज़ोर से मुक्का रसीद किया। खबरदार जो तू ज़ातियात पर उतरा तो। और हाँ, अपना बोरिया बिस्तर समेट, हम कल सुबह, ज़्यादा इम्कान और आज रात भी शायद जा सकते हैं। शायान ने आसमान की तरफ देखते हुए बताया। क्या ऊपर देखकर खबरें पढ़ रहा है? सरमद ने भी उसकी नकल उतारते हुए ऊपर देखा। खबरें नहीं, सिर्फ एक खबर, बिल्कुल ताज़ा तरीन। अनाया बीबी सॉरी, आपकी होने वाली बेगम ने हाँ कर दी है, लिहाजा अब यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। चल मुल्तान चलें और बारात लाने की तैयारी करें। मुझे तो ये फंक्शन नसीब नहीं हुआ, तेरी ही इंजॉय कर लूँगा शादी। शायान कहता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि सरमद हक्का बक्का उसकी पुश्त देख रहा था। अभी कुछ देर पहले तो अनाया, सरमद ने ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया और फिर आसमान की तरफ तशक्कुर भरी नज़र से देखा।